Good morning, class 10th. You are studying about the manufacturing industry. Revision second section चल रहा है revision का. The second part of the revision. First question है इसमें define small scale industry. Small scale industry वो industries होती हैं जिनमें 1 करोड़ 1 CR तक इन्वेस्ट किया जाता है, मतलब मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट टिल 1 करोड़ रुपीस. दिस इज स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. इसी का लार्ज स्केल इंडस्ट्री होता है जो अप टू 1 करोड़, 1 करोड़ के आफ्टर 1 करोड़, ऐसा कह लो 1 करोड़ के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट होता है वो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज कहलाती हैं. तीसरा हो जाएगा एक्सप्लेन प्राइवेट इंडस्ट्री. प्राइवेट इंडस्ट्री वो इंडस्ट्रियां होती हैं जिसको एक ओन्ड बाय द इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ द इंडिविजुअल, किसी एक व्यक्ति के हाथ में जो इंडस्ट्री होती है या जिस इंडस्ट्री का मालिक कोई एक व्यक्ति होता है, ओन्ड बाय इंडिविजुअल, उसका मालिकाना हक जो होता है किसी एक व्यक्ति के हाथ में होता है या किसी इंडिविजुअल्स के ग्रुप में होता है, वह प्राइवेट इंडस्ट्री कहलाती हैं. What do you mean by joint sector? Joint sector वो सेक्टर होते हैं with the help of state and the individual. So these type of the industry known as joint sector industry. Joint sector के example OIL. OIL में हम कह देंगे ऑयल इंडिया लिमिटेड. OIL ऑयल इंडिया लिमिटेड, ये जो है ज्वाइंट सेक्टर की इंडस्ट्री है. इसमें स्टेट और इंडिविजुअल दोनों की जो कॉपरेटिव दोनों की, मतलब दोनों की वो लगी हुई है, इन्वेस्टमेंट दोनों का है, दोनों का पैसा लगा हुआ है. तो हम बोल देंगे कि इसको हम क्या कहते हैं, ज्वाइंट इंडस्ट्री कहते हैं. इसके साथ व्हाट इज कॉल्ड कॉपरेटिव सेक्टर. कॉपरेटिव सेक्टर में कॉपरेटिव की थोड़ा समझ लीजिए. कॉपरेटिव इंडस्ट्री कौन सी इंडस्ट्री होती है. क्वेश्चन नंबर 5, what is cooperative industry? What do you mean by cooperative industry? cooperative industry क्या होती है. इसमें क्या होता है कि इसमें जो cooperative इंडस्ट्रियां होती हैं, इसका एग्जांपल हो गया शुगर इंडस्ट्री. शुगर इंडस्ट्री यहाँ पर प्रोड्यूसर यानी कि रॉ मटेरियल और प्रोडक्ट बनाने वाले एक ही होते हैं, सेम होते हैं. देखना इसकी परिभाषा मैं बता दे रहा हूँ. कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री आर ओन्ड एंड ओपन ऑपरेटेड बाय प्रोड्यूसर और सप्लायर. प्रोड्यूसर और सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल्स, मतलब कहने का है ये रॉ मटेरियल हो गया, रॉ मटेरियल्स के जो सप्लायर्स हैं और प्रोड्यूसर हैं वो ओन वही ऑपरेट करते हैं ये इंडस्ट्री. ऑपरेटेड लो, मतलब जो कोऑपरेटिव इंडस्ट्रियां हैं ऑपरेटेड बाय सप्लायर एंड प्रोड्यूसर ऑफ द रॉ मटेरियल्स, दिस इज कोऑपरेटिव इंडस्ट्री. ठीक है, सप्लायर एंड प्रोड्यूसर ऑफ द रॉ मटेरियल्स ऑपरेटेड, वो ये लोग ऑपरेट करते हैं, मतलब ये लोग इसको गवर्न चलाते हैं, ऐसा कह लो. इसके बाद शुगर इंडस्ट्री इन महाराष्ट्र, कोर इंडस्ट्री इन केरला. शुगर इंडस्ट्री हमने एग्जाम्पल पहले ही बता दिया. महाराष्ट्र में शुगर इंडस्ट्रियां हैं, जो शक्कर की इंडस्ट्रियां हैं. शुगर इंडस्ट्री MH, ये जो है ज्वाइंट सेक्टर की इंडस्ट्री है, इन्हें ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्री कहते हैं. ठीक है, कोऑपरेटिव इंडस्ट्री कहते हैं. ज्वाइंट तो हो गई वो वाली स्टेट और इंडिविजुअल में. तो आपको कहाँ सबसे ज्यादा कंफ्यूजन, गलत बच्चे क्वेश्चन करते हैं, गलत कहाँ पे, ज्वाइंट सेक्टर में और कोऑपरेटिव सेक्टर में. तो कोऑपरेटिव का एग्जांपल शुगर इंडस्ट्री महाराष्ट्र, रॉ मटेरियल्स सप्लायर और प्रोड्यूसर ऑफ रॉ मटेरियल्स उसको ऑपरेट करते हैं, ये शुगर इंडस्ट्रीज का एग्जांपल है. और वर्कर्स एंड बोथ्स आल्सो, वर्कर्स भी इसमें होते हैं. दूसरी चीज, सेकंड थिंग्स इज दिस कि शुगर इंडस्ट्री है महाराष्ट्र में, ये चीज है. एक क्वेश्चन था कल कि टेंडेंसी ऑफ पीपल, द शुगर, मोस्टली शुगर इंडस्ट्री शिफ्टेड टुवर्ड्स द महाराष्ट्र.
इसका आंसर कोई बताएगा? हाई सुक्रोज कंटेंट ऑफ द शुगर केन ओवर ईयर। उस क्षेत्र के गन्ने में ज्यादा सुक्रोज होता है। ज्यादा सुक्रोज का मतलब है कि ज्यादा मीठा होता है, इसीलिए वहां पर जो जो लोगों की टेंडेंसी है वो सही है कि जो शुगर इंडस्ट्री है इंडिया में वो ज्यादा से ज्यादा महाराष्ट्र की तरफ क्या कर रही हैं, शिफ्ट कर रही हैं, महाराष्ट्र की तरफ जा रही है। इसका डायरेक्टली मतलब है कि अवेलेबिलिटी ऑफ द रॉ मटेरियल्स जस्ट लाइक शुगर केन, जिससे शुगर खांडसारी और गुड़ बनाते हैं। तो ये इसके रॉ मटेरियल जहाँ पे हमारी इंडस्ट्रियल लोकेशन में हम लोगों ने पढ़ाई है कि इंडस्ट्रियल लोकेशन में चीप लेबर, लैंड्स, रिसोर्स, इलेक्ट्रिसिटी, रोड्स, बैंकिंग्स, पीपुल्स, चीप लेबर एंड मैनी ऑफ द जो एलिमेंट्स हैं, जो करेक्टरिस्टिक्स हैं जो इंडस्ट्रियलाइजेशन को सपोर्ट करें, इंडस्ट्री को बूम करें, वो चीज़, वो रिसोर्सेज अगर अवेलेबल हैं तो इंडस्ट्रियल लोकेशन सही मानी जाएगी। तो दीज ऑल आर अ करेक्टरिस्टिक ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन। सो मैंने डायरेक्टली आपको समझ में बात आ गई होगी कि महाराष्ट्र में इस तरफ टेंडेंसी है लोगों की कि इंडस्ट्रियाँ शिफ्ट कर रही हैं क्योंकि हाई कंटेंट सुक्रोज शुगर केन ओवर एयर अवेलेबल, ज़्यादा मीठा गन्ना वहाँ पर मिलता है, इसीलिए शक्कर बनाने वाली कंपनियां महाराष्ट्र को ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। हो गया ये क्वेश्चन। एक्सप्लेन लाइट इंडस्ट्री विथ एग्जांपल्स। लाइट इंडस्ट्री से आप कहाँ समझते हैं भाई? क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन लाइट इंडस्ट्री। क्या बोलते हैं लाइट इंडस्ट्री को? इंडस्ट्री, लाइट इंडस्ट्री, सुनिए एग्जांपल, ओ इसका आंसर सुनिए। लाइट इंडस्ट्री वो इंडस्ट्रियां होती हैं जिनके रॉ मटेरियल लाइट होते हैं, जाहिर सी बात है। इसका एग्जांपल होगा इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। एग्जांपल इसका आंसर होगा इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। तो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री इज द एग्जांपल ऑफ लाइट इंडस्ट्री इन इंडिया जस्ट ड्यू टू रॉ मटेरियल्स ऑफ दिस इंडस्ट्री विल बी लाइट। इसके लाइट इंडस्ट्रीज आर यूज लाइट रॉ मटेरियल्स एंड प्रोड्यूस लाइट गुड्स। लाइट हल्के सामान बनते हैं और हल्के रॉ मटेरियल को यूटिलाइज करके, तो इसीलिए इसको क्या कह दिया, लाइट इंडस्ट्री कह दिया। तो सबसे जो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है और आपका जॉइंट सेक्टर है, कोऑपरेटिव सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर है, इनमें अलग अलग तरीके से थोड़ा सा दिमाग में सही बात रख के जाएंगे, नहीं तो गलती होने में 1 सेकंड लगता है, अगला मूवमेंट लगता है, एक पल भर में गलती आपसे हो जाएगी। तो इससे बचना है बेटा, इससे एग्जामिनेशन में इस चीज़ को आप इसको वो ना करें, गलती को ना मतलब करें, ताकि बोर्ड एग्जामिनेशन में कोई ऐसे मार्क कटिंग ना हो पाए, आपको कोई नुकसान ना पहुंचा पाए, आप सतर्कता से एग्जाम देंगे। अगला क्वेश्चन, विच इज द ओनली इंडस्ट्री इन इंडिया हैविंग सेल्फ रिलायंट पोजीशन। सेल्फ रिलायंट पोजीशन में ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है जो सेल्फ रिलायंट में है, मतलब खुद अपने आप में सेल्फ रिलायंट है, सेल्फ इंडिपेंडेंस है, कह दो सेल्फ ही इंडस्ट्री है, सेल्फ इंडस्ट्री है कह दो, ये कह लो। ऐसा क्या है जो सेल्फ खुद अपने आप में वो सक्षम है? गिव एन आंसर एनीबॉडी, बोलिएगा नहीं, हल्का सा लिख दीजिए, एक ही भेजना बस, एक लोग, क्योंकि वो गड़बड़ होती है, रिकॉर्डिंग है। एग्जाम्पल है सेल्फ रिलायंट इंडस्ट्री इन इंडिया, आता है क्वेश्चन, आया भी है मेनी टाइम्स। टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज द राइट आंसर। टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंडिया इज सेल्फ रिलायंट, अपने आप में खुद वो सेल्फ रिलायंट है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, भारत का कपड़ा उद्योग, टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज ओनली इंडस्ट्री इन इंडिया विच इज सेल्फ रिलायंट। ठीक है,
तो खुद में इतनी समर्थ कंपनी है, इतनी पावरफुल एंड खुद में इतनी ताकत है उसमें कि वो सेल्फ रिलायंट के नाम से भारत में एक ही इंडस्ट्री है जो है टेक्सटाइल मीन्स कपड़ा उद्योग भारत का। अगला क्वेश्चन जाएगा आपका, हाउ वर कॉटन इंडस्ट्री प्रोड्यूस इन एंशिएंट इंडिया। बताइए, हाउ वर कॉटन टेक्सटाइल प्रोड्यूस इन एंशिएंट इंडिया, कैसे इंडिया में, इट मीन्स कैसे भारत में एंशिएंट टाइम पे, पुराने समय में किस तरीके से कॉटन जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री चलती थी, किस प्रकार उनकी मांग और डिमांड ऑफ द टेक्सटाइल कैसे पूरी करते थे हम लोग, इसका आंसर आपको देना है। कैसे मांग पूरी करते थे, सुन लीजिए। इन एंशिएंट टाइम कॉटन टेक्सटाइल वर प्रोड्यूस बाय हैंड स्पिनिंग, कॉटन टेक्सटाइल produced by hand spinning and handloom weaving technique, हैंडलूम वीविंग टेक्निक। तो हैंडलूम का मतलब होता है हथकरघे होते थे उस वक्त एंशिएंट टाइम में, हैंड स्पिनिंग या हैंडलूम से टेक्सटाइल बनते थे, कपड़ा बनता था, जिसे हमने देखा है उसको हैंडलूम लगे होते थे घरों में, हथकरघे। इसके बाद पावर लूम आया आफ्टर 18th सेंचुरी शायद है, तो पहले हैंडलूम फिर पावर लूम। पावर लूम का मतलब है वो वही चीजें, वही मशीन से चलने वाली हो गई, वही कहना चाहिए कि बिजली से चलने वाली वो आ गए थे हैंडलूम। तो हैंडलूम के व्हेन हैंडलूम केम इन इफेक्ट, तो लोगों के रोजगार जाने लगे, क्योंकि जब कोई टेक्निक आती है, जिस प्रकार आज बड़ी बड़ी मशीनें हैं जो है कहना जेसीबी वगैरह चलती हैं, और भी बड़ी बड़ी मशीनें चलती हैं जो गड्ढे खोदने या बड़े बड़े काम रोड बनाने में, कंस्ट्रक्शन में बड़े आराम से काम करती है, तो लेबर को निगलेक्ट कर दिया ना, तो कहीं ना कहीं इनके रोजगार गए, ये चीजें गई। इसीलिए ये सब आपको देखने को मिला कि एक टेक्निक आई तो लोगों को परेशानी भी हुई, लोगों को आसानी भी हुई। तो हमारा मतलब यही है इसमें कि सबसे एंशिएंट में जो कॉटन टेक्सटाइल था वो हैंड स्पिनिंग से चलता था, मतलब हाथ से कपड़े बनाए जाते थे, और या तो फिर कैसे होते थे, और हैंडलूम वीविंग टेक्निक। हैंडलूम वीविंग टेक्निक का मतलब है हाथ से बुनने वाली तकनीकी, हैंडलूम हथकरघे, हाथ से जो है ऐसे ऐसे लगाते थे कुछ करके, और उसको कहते थे हैंडलूम, जो हाथ से स्वनिर्मित धागा कपड़ा बनाया जाता था। ओके, तो ये तो हो गया आपका एंशिएंट में कैसे कॉटन टेक्सटाइल फली फूली। और आज भारत में टेक्सटाइल इंडस्ट्री सेल्फ रिलायंट है, आत्मनिर्भर है अपने आप में, वो अपने आप में सब चीज़ कर सकती है, उसका प्रोडक्शन है और उसके रॉ मटेरियल्स हैं, सब अच्छे से हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड टू आवर ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड, हमारी जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री में क्या इफेक्ट आया। व्हाट हैपेंड आवर ट्रेडिशनल इंडस्ट्री ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड, भारत में उपनिवेशी सरकार के समय कहना चाहिए क्या हुआ, हमारी पारंपरिक फैक्ट्रियों को, हमारी पारंपरिक इंडस्ट्रियों को। तो आंसर है उसका setback during the colonial period because they could not compete with cloth made in English mill। ये कह लीजिए कि हमारा ट्रेडिशनल इंडस्ट्री सफर्ड आ सेटबैक, हमारा जो कहना चाहिए कि एक कल्चरल और हमारा ट्रेडिशनल इंडस्ट्री एक सेटबैक सफर्ड कर रहा था, क्योंकि कॉटन मिल में कुछ अच्छे बन रहे थे और यहाँ पे हम लोग उस तरीके के नहीं बना पा रहे थे। सो एक ड्रॉबैक तो नहीं कहेंगे, एक चैलेंज था हमारे उनके अंदर, क्योंकि हमारे पास इतनी बड़ी स्किल नहीं थी इंडिया के अंदर, इतने बड़े हम लोग हाथ करभे बनाते थे, मतलब कहने का है कि हैंडलूम से, हाँ हैंड स्पिनिंग या हैंडलूम का यूटिलाइज, और वहाँ पे बड़ी बड़ी अच्छी हाई क्वालिटी मशीन थी। तो कहीं ना कहीं हमें थोड़ा इस चीज़ को हमें थोड़ा सा सफ़र करना पड़ा। Our traditional industry suffered a setback during the colonial period because they could not compete with the cloth made in
इंग्लिश मिल, मतलब अंग्रेजी मिलों में बने कपड़े के समान हम अच्छा कपड़ा नहीं कंप्लीट कर पा रहे थे। ये हमारे लिए एक सेटबैक, इसको हम क्या कर रहे थे, सफ़र कर रहे थे, इस चीज़ को हम फेस कर रहे थे। तो जाहिर सी बात है कि जहाँ पर आज भी, जहाँ पर टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, स्किल बहुत अच्छा है, स्किल डेवलपमेंट बहुत अच्छा है, और तो वो देश आगे है, वो देश डेवलप्ड है। और ये तो ध्यान से सुन लीजिए, चाहे दुनिया में चाहे कोई कुछ भी कर दे, लेकिन डेवलप्ड देश कभी भी डेवलपिंग देश की तरक्की देख ही नहीं सकता। सब बातें ही हैं। क्यों देखेगा भाई, वो डेवलप्ड है, वो कहेगा कि जो डेवलपिंग हो वो डेवलपिंग ही रहें, क्यों मेरे बराबर पे आएंगे। ये तो है लोगों की, ये जो है इसमें कोई डाउट नहीं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ है। और सम कंट्री आर हैविंग अ सेल्फ हेल्प पे भी होते हैं, जो पूरी तरीके से मदद भी करते हैं, ऐसा भी नहीं है। मैनी ऑफ द नेशन हेल्प करते हैं और चाहते कि हमारे बराबर देश आएँ, तरक्की करें, पूरी दुनिया में हम एक डेवलप्ड देशों के ग्रुप बढ़ जाए। लेकिन ऑल आर नॉट, सब नहीं, लेकिन कुछ तो ऐसे भी हैं कि बहुत सपोर्ट करते हैं रिसोर्स में, फाइनेंस में, और ट्रेडिशन में। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन मैनी टाइप ऑफ द टेक्निक भी हमें प्रोवाइड कराते हैं, हमें ऐसी देते हैं, हमें चीज़ें जो है ऐसी प्रोवाइड कराते हैं जहाँ की डेवलपिंग देश डेवलप हो जाए। तो डेवलप्ड देश अच्छी बात है, जो बहुत लोग हमें हेल्प भी करते हैं और बहुत लोग नहीं भी। थैंक यू सो मच गाइज।